थोड़ा ये सब एक नया टर्म है क्वाड्रुपोल। तो थोड़ा सा हम इसका आइडिया दिया क्या है ये चीज। क्वाड्रुपोल मोमेंट, डाइपोल तो जानते थे, मोनोपोल भी जानते थे, एक सिंगल चार्ज पार्टिकल। आगे तो ऑक्टोपोल, मल्टीपोल, तो ये सब चीज वहां पर डिफाइन होता है जहां पर नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स हो। हटा दिया है, नहीं तो ये सब हम लोग पहले करते थे। क्वाड्रुपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट, ये जनरल एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपोल सिस्टम। हम लोग तो डाइपोले तक था पोटेंशियल निकालना। ठीक है, थोड़ा समझ गए इसके बारे में। क्वाड्रुपोल क्या 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 है? सो चार्ज सिस्टम से रिलेटेड टर्म है, जैसे डाइपोल मोमेंट, मोनोपोल मोमेंट। और न्यूक्लियस के लिए ओनली क्वाड्रुपोल मोमेंट डिफाइन होता है। और न्यूक्लियस इसमें डाइपोल मोमेंट, मोनोपोल मोमेंट डिफाइन नहीं है, ओनली क्वाड्रुपोल मोमेंट डिफाइन, ओनली क्वाड्रुपोल मोमेंट। और ये क्या है कि क्या चीज है, इसका यूज क्या चीज है? यूज है इसका, हम लोग बोला था कि मोस्ट ऑफ द न्यूक्लियस विल बी इन ए स्फेरिकल शेप, लेकिन सम न्यूक्लियस हैज डिस्टॉर्टेड शेप, और वो जो शेप है स्फेरिकल नहीं है, उसको इलिप्सॉइड शेप बोलते हैं। इलिप्सॉइड शेप, मोस्ट ऑफ द न्यूक्लियस इज इन ए स्फेरिकल शेप। और कुछ न्यूक्लियस है जो इलिप्सॉइड शेप का। अब इलिप्सॉइड में भी दो टाइप का, मान लो ये जेड डायरेक्शन लेते हैं, जेड डायरेक्शन, और ये एक्स डायरेक्शन। तो चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज जो प्रोटॉन है वो जेड एक्सिस के अबाउट, जेड एक्सिस, एक मिनट ऐसा, एक्स एक्सिस के तरफ ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड, और यहां पर जेड एक्सिस की तरफ ज्यादा, यानी दो टाइप से डिस्ट्रीब्यूशन प्रोटॉन का न्यूक्लियस के अंदर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोटॉन इनसाइड न्यूक्लियस। ऐसे तीन टाइप का, ये स्फेरिकल, स्फेरिकल शेप में डिस्ट्रीब्यूशन, और इसको इलिप्सॉइड शेप बोलते हैं, इस दोनों को इलिप्सॉइड शेप। और इस इलिप्सॉइड शेप को, जिसमें ये इसका लेंथ मान लो इसको ए से डिनोट करें और इसको बी से, तो इस इलिप्सॉइड शेप को ऑबलेट बोला जाता है। और इसमें ये बी है और ये ए है, यहां पर ए ग्रेटर है बी से, तो इसको ऑबलेट शेप, इस इलिप्सॉइड शेप को। और इसमें बी ग्रेटर है ए से इस फिगर के लिए, तो इसको इसको प्रोलेट। तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन प्रोटॉन का इनसाइड न्यूक्लियस, शेप स्फेरिकल नहीं भी होता है कुछ न्यूक्लियस का। तो ये क्वांटिटी क्या है? ये क्वांटिटी न्यूमेरिकल मेजरमेंट है, डिस्टॉर्शन इन शेप फ्रॉम स्फेरिकल शेप। न्यूमेरिकली मेजर करना कितना डिस्टॉर्टेड है वो स्फेरिकल शेप से, वो शेप, इसका न्यूमेरिकल मेजरमेंट है ये क्वाड्रुपोल मोमेंट। तो इट इज, इसको भी ड्रॉ करना है। इट इज एक्चुअली द मेजरमेंट ऑफ, it is actually the measurement of distortion in shape of nucleus from a spherical shape। मैक्सिमम न्यूक्लियस तो स्फेरिकल शेप में होता है, लेकिन कुछ का शेप स्फेरिकल नहीं है। तो कितना डिस्टॉर्टेड है स्फेरिकल शेप से वो शेप, उसका मेजरमेंट है न्यूमेरिकल मेजरमेंट, ये क्वाड्रुपोल मोमेंट। और ये मैथमेटिकली डिफाइन है कैसे? ये शेप ड्रॉ कर लिए होगे,
और ये मैथमेटिकली डिफाइंड बाय, एंड इट इज डिफाइंड बाय, it is defined by capital Q equal to 1 by E into integral of 3z squared minus r squared into rho dv। अब ये डिराइवेशन हम लोग सेमेस्टर 5 के न्यूक्लियर फिजिक्स में इस डिराइवेशन को देखेंगे। ये सेमेस्टर 4 का न्यूक्लियर फिजिक्स कर रहे हो आप, इस डिराइवेशन को देखेंगे वहां पर। हालांकि वो क्वेश्चन नहीं है लेकिन कर देते हैं हम लोग वहां भी। ये क्वाड्रुपोल मोमेंट का एक्सप्रेशन, जेड समझ रहे हैं, जेड कोऑर्डिनेट, आर रो डेंसिटी, ये चार्ज डेंसिटी रो, डीवी वॉल्यूम, स्मॉल वॉल्यूम, और इसका जो यूनिट होता है इस क्यू का, क्वाड्रुपोल मोमेंट का यूनिट एरिया, एज यूनिट ऑफ एरिया। तो यही ना हुआ सरफेस एरिया, स्फेरिकल शेप में नहीं है, दूसरा शेप में है, तो सरफेस एरिया अलग अलग होगा। तो ये सब था हम लोग का प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियस। एक फेमस क्वेश्चन आता है ये प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियस। इसमें जो लास्ट में 3-4 प्रॉपर्टी किया, न्यूक्लियर स्पिन, न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट, फिर ये क्वाड्रुपोल मोमेंट, और उधर न्यूक्लियर डेंसिटी, मास, चार्ज। तो ये 3-4 गो नया बात, वो सब बात तो पहले भी 12 लेवल तक भी सुने होंगे। चलो अब हम लोग डिफाइन करें मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी। ये तो चर्चा किया भी था बीच में, थोड़ा मास ऑफ न्यूक्लियस डिफाइन कर रहे थे तो इसकी चर्चा किया था, लेकिन पर्सनली अलग से इसको डिफाइन करने दिया जाता है। राइट नोट्स ऑन, 4 गो देगा, उसमें से 2 गो की 3 गो बोलता है उस पर नोट्स लिखो, उसके बारे में लिखो। मास डिफेक्ट, इसमें बोला था कि ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस, जो टोटल न्यूक्लियस जो यूज किया उसका मास, और न्यूक्लियस फॉर्म होने के बाद का जो मास है उसमें डिफरेंस होता है। न्यूक्लियस का मास को ऐड करते हैं हम लोग, वो ज्यादा आता है न्यूक्लियस के मास से। न्यूक्लियस फॉर्म हो जाने के बाद का जो मास है वो कम आता है, तो वो जो डिफरेंस होता है मास में वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। ये चीज तो हम लोग डिफाइन किए थे बीच में, लेकिन आप लिखो द एक्चुअल मास ऑफ न्यूक्लियस इज लेस देन, ऐसे लिखोगे, इट इज ऑब्जर्व दैट, ऐसे करके लिखना, इट इज ऑब्जर्व दैट द एक्चुअल मास ऑफ न्यूक्लियस इज लेस देन द sum of mass of न्यूक्लियस जितने भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यूज हुआ न्यूक्लियस बनने में, उसका मास के सम से कम आता है। दिस डिफरेंस इन मास, समझ रहे इस डिफिनेशन को, समझ रहे ना क्या बोल रहे हैं हम? आप इंडिविजुअली सब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास को जोड़ो, उससे कम आता है न्यूक्लियस का मास। तो दिस डिफरेंस इन मास इज कॉल्ड मास डिफेक्ट,
डेल्टा एम से इसको डिनोट किया, और ये क्या हुआ, मास ऑफ न्यूक्लियस, सम ऑफ मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स, सम ऑफ मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस, एक्चुअल मास ऑफ न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियॉन्स के मास का सम है, जेड नंबर्स ऑफ प्रोटॉन है तो जेड इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को कैसे डिनोट करते हैं, ए माइनस जेड, पिछले क्लास में बात किया था। ए को मास नंबर बोलते हैं, मास नंबर यानी टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स को, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स को मास नंबर, जिसको ए से डिनोट किया गया। तो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स में से प्रोटॉन की संख्या घटा दिए तो न्यूट्रॉन की संख्या आया। और एक्चुअली प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास में बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं है। प्रोटॉन का मास 1.00072 और न्यूट्रॉन का मास 1.0008283 के आसपास, इसलिए ज्यादा का डिफरेंस नहीं। देखो हम लोग यहाँ एग्जैक्ट मास नहीं याद रहता हम लोग को, तो कोई क्वेश्चन देगा कि इसका मास डिफेक्ट फाइंड करो, बाइंडिंग एनर्जी फाइंड करो, अभी आगे डिफाइन करना है, तो उसमें सबका मास लिख देगा आपको, मास ऑफ प्रोटॉन इतना, मास ऑफ न्यूट्रॉन इतना, सबका लिख देगा। ये हम लोग को याद नहीं रखना जरूरी, लेकिन कुछ का याद रखते हैं, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन का एग्जैक्ट मास वो सब हम लोग याद रखते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है। थ्योरी को देखिए, थ्योरी में हम कहीं पर एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं लिख सकते हैं, बुक में ही वो सब रहता है एग्जैक्ट वैल्यू सब। अब इस बात को वेरीफाई करके दिखावें तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, कोई कोई न्यूक्लियस कंसीडर करो, मान लो आप सोडियम न्यूक्लियस कंसीडर कर रहे हैं, तो उसके अंदर 11 गो प्रोटॉन हुआ और न्यूट्रॉन, उसका मास नंबर क्या होता है सोडियम का, उसमें से घटाएंगे तो न्यूट्रॉन। तो ये सब कैलकुलेशन है, इसलिए बुक बोलते हैं कि ये स्टडी करना चाहिए आपको। एग्जैक्ट एग्जाम्पल के साथ इस बात का प्रूफ देखेंगे कि रियली में न्यूक्लियस का मास कम होता है उसके न्यूक्लियॉन के मास के सम से। ये सब चीज को तो बुक से देखना होगा, ये सब बात का प्रूफ, मैथमेटिकल प्रूफ। हमको बात ये करना है, ये दिस लॉस इन मास इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। देखो जो जो सही बात है वो करना होगा हम लोग को, उससे नहीं भाग सकते हो आप, है ना। वो उसमें नहीं कोई बहाना होना चाहिए, बुक स्टडी करना होगा। तो दिस लॉस इन मास is converted into energy according as E बराबर डेल्टा एम सी स्क्वायर, आइंस्टीन रिलेशन है ये रिलेटिविटी में इसको प्रूव भी किया था हम लोग सेमेस्टर 1 में, इस रिलेशन को। वो भी तो बोला था मास में जो लॉस होता है वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है, और होता ही है। ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी, 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी रिलीज होता है, लार्ज अमाउंट का। ये अभी एक तो ये कैलकुलेशन बुक में देख सकते हो आप। हम लोग रफली यहाँ पर बात करें एक कैलकुलेशन कि यदि मास में 1 AMU अमाउंट का लॉस होगा, 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट, इतना लॉस होने से
एमई भी अमाउंट में यूनिट में एनर्जी रिलीज होता है, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी रिलीज होता है, आप समझ लो। तब ना वो एटम उटम जो बम ब्लास्ट होता है तो क्या होता है उस सब में, या थोड़ा सा मास उस लॉस न्यूक्लियर फेनोमेना में ज्यादा एनर्जी रिलीज होता है। ये इसका कॉज ये है, ड्यूरिंग द लॉस ऑफ 1 AMU ऑफ मास, loss of 1 AMU in mass, there is 931 MeV, million electron volt energy will release। 1 AMU मास कितना, 1.66 into 10 to the power minus 27 kg ना शायद, क्या इतना ही ना, याद है किसी को? इतना ही होता है, उसे कंफर्म कर लेना इसको। -27 kg आप समझ रहे हो, 1 AMU। और इतना मास लेके यदि आप एनर्जी रिलीज की बात करेंगे, E बराबर डेल्टा mc², तो डेल्टा m की जगह इतना पुट करते हो, यदि इतना 1.66 10 to the power minus 27 और c² 3 into 10 to the power 8 का होल स्क्वायर, तो ये आपको जूल में आएगा। पहले तो जूल में आएगा, यदि मास केजी में यूज किया, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में यूज किया, तो ये जो भी आता है वो जूल यूनिट में आता है, जूल यूनिट में एनर्जी आएगा रिलीज। इसके बाद आप इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट में ले जाओगे, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट में एनर्जी होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जो होता है वो 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 जूल होता है। तो इस आप पहली बात की लॉस इन मास 1 AMU माना, यहां पर 1 AMU का वैल्यू केजी में डाला, वेलोसिटी ऑफ लाइट मीटर पर सेकेंड में, तो ये जूल में आएगा। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का यूनिट होता है इतना जूल, तो फिर इसको आप डिवाइड करोगे इतना जूल से, तो वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। और देखना 931 गुने 10 टू दी पावर माइनस 10 टू दी पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है। ये कन्वर्ट करोगे इस जूल यूनिट को इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट में इस रिलेशन के अकॉर्डिंग, तो ये निकल के आता है 931 इंटू 10 टू दी पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतना को एम लिख दिया, मिलियन, इसलिए इसको 931 MeV भी बोलते हैं। तो बाद के लिए भी ध्यान रखना, 1 AMU लॉस इन मास इज इक्विवेलेंट टू इतना मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज। ठीक है, अभी बैंडिंग एनर्जी पढ़ेंगे, उसमें बैंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए देता है। तो पहले लॉस इन मास ही निकालना होता है वहां भी, तो AMU यूनिट में आएगा। 1 AMU को आप जानते हो कि 1 AMU के लॉस होने से इतना होता है एनर्जी रिलीज, तो डायरेक्ट गुना कर देंगे बाद में फ्यूचर में। तो ये एनर्जी रिलीज मास में लॉस, और इसी से डिफाइन है
बाइंडिंग एनर्जी, समझे ना इसको? यस सर। हाँ, अब लिखिए टॉपिक में बाइंडिंग एनर्जी। ये नोट्स लिखने आता है, 4 गो में 2 गो इस टाइप में दे पूछता है ये बाइंडिंग एनर्जी। तो ये 2 तरह से डिफाइन होता है। न्यूक्लियस के फॉर्मेशन में कितना एनर्जी आपको लगाना पड़ा, या कितना रिलीज हुआ, न्यूक्लियस के फॉर्मेशन में कितना एनर्जी रिलीज हुआ, या न्यूक्लियस यदि फॉर्म हो गया तो फिर उसको उस न्यूक्लियॉन्स को सेपरेट करने में कितना एनर्जी लगेगा। दोनों टर्म्स में डिफाइन होता है। देखो, न्यूक्लियस का फॉर्मेशन जब करते हैं हम लोग तो पहले एनर्जी देना पड़ता है। लार्ज से प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन चार्ज पार्टिकल होता है, तो वो तो रिपेल करेगा, तो उस रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट प्रोटॉन को क्लोज लाना पड़ता होगा, तो आपको बाहर से वर्क करना पड़ा, बाहर से एनर्जी देना पड़ा। लेकिन जब एक ऐसा सेपरेशन पर आ जाता है प्रोटॉन, फिर वो अट्रैक्ट करने लगता है। वो सब पढ़ेंगे आगे, वो सब आगे पढ़ेंगे, वो सब बात को न्यूक्लियर फोर्स पढ़ेंगे। जब लार्ज सेपरेशन पर रहता है तो रिपल्सिव फोर्स एक्ट करते रहता है प्रोटॉन के बीच। लेकिन इतना कम सेपरेशन, वो सब सेपरेशन सब की भी बात होगा, उस सेपरेशन पर आता है तो रिपल्सिव फोर्स के बजाय वो अट्रैक्टिव फोर्स एक्ट करने लग जाता है। तो जब तक रिपल्सिव फोर्स लगता है प्रोटॉन के बीच तब तक तो एनर्जी देना पड़ा। फिर जब अट्रैक्टिव फोर्स लगना स्टार्ट होता है तो वहां एनर्जी रिलीज होता है। तो इफेक्टिवली देखा गया कि जितना आपको देना पड़ा उससे ज्यादा रिलीज हो जाता है, इसलिए नेट रिलीज ऑफ एनर्जी की बात होता है। कितना एनर्जी रिलीज हुआ ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस, इसको बाइंडिंग एनर्जी। या उस न्यूक्लियस को तोड़ने में कितना एनर्जी देना पड़ेगा, उसको भी बाइंडिंग एनर्जी। तो इट इज डिफाइंड बाय एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस और energy required to separate the nucleons from nucleus। या तो बोलो ना न्यूक्लियस को ब्रेक करने में, न्यूक्लियस को ब्रेक करने में कितना एनर्जी देना पड़ रहा है, या न्यूक्लियस को फॉर्म होने में कितना एनर्जी निकल रहा है, दोनों टर्म्स में डिफाइन करते हैं। तो अभी अभी तो फॉर्म, ये जो बाइंडिंग एनर्जी है, न्यूक्लियस फॉर्म करने के समय कितना निकला, तो वो लॉस इन मास इंटू सी स्क्वायर, यही डेल्टा एम सी स्क्वायर, ये बाइंडिंग एनर्जी ही है। ये जो एनर्जी अभी कुछ देर पहले बात किए थे, इतना एनर्जी निकला था ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस। तो जब भी बाइंडिंग एनर्जी निकालना हो तो पहले मास डिफेक्ट निकालना, लॉस मास में लॉस कितना हुआ, फिर सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे। तो जब कोई छोटा न्यूमेरिकल्स की बात होता है तो उसमें बोलता है कि
फाइंड बाइंडिंग एनर्जी ऑफ लिथियम, बेरिलियम, इस सब का बाइंडिंग एनर्जी कितना है, तो उसमें आपको प्रोटॉन का मास दे देगा, न्यूट्रॉन का मास दे देगा, अब बेरिलियम न्यूक्लियस का भी मास दे देगा, ओरिजिनल रियल मास। इधर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास दिया हुआ है, तो आप पहले अलग से टोटल प्रोटॉन और टोटल न्यूट्रॉन का मास निकाल लोगे और उसमें से घटा दोगे रियल न्यूक्लियस का जो मास है उससे, वो डेल्टा एम आ जाएगा, फिर सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगा। फिर यहां पर एक टर्म डिफाइन होता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। ये सिंपली बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाय मास नंबर, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन कितना, ए के बराबर मास नंबर के बराबर टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन ए के बराबर होता है। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की बात करेगा, बाइंडिंग एनर्जी में टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन से डिवाइड कर देंगे। अब ये सब क्यों डिफाइन किया जा रहा है, क्यों नहीं किया जा रहा है, तो ये सब रिलेटेड है, इस सबको रिलेट करेंगे हम लोग। न्यूक्लियर स्टेबिलिटी पढ़ना है, स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस, कौन न्यूक्लियस मोर स्टेबल, लेस स्टेबल, तो ये सब बात को न्यूमेरिकली मेजर करने के लिए ये सब क्वांटिटी डिफाइन किया जा रहा है। ऐसे तो एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है कि ये न्यूक्लियस मोस्ट स्टेबल, ये न्यूक्लियस लेस स्टेबल, लेकिन फिर भी इतना ना न्यूक्लियस फॉर्म हो चुका है तो उस सब डाटा को याद रखना नहीं संभव है, इसलिए एक न्यूमेरिकल मेजरमेंट करेंगे स्टेबिलिटी का। ये जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स है, ये सब क्या है, ये चीज एक्चुअली मेजरमेंट ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस, न्यूमेरिकल मेजरमेंट ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस, and it represent the numerical measurement of stability of nucleus. नेक्स्ट क्लास हम लोग एक ग्राफ देखेंगे, उस ग्राफ से पता चलेगा किसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा है कम है, जिसका ज्यादा होगा वो मोस्ट स्टेबल होगा, जिसका ये क्वांटिटी ज्यादा होगा, जिसका कम होगा वो लेस स्टेबल होगा। तो वो सब वेरिएशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ये सब क्वांटिटी डिफाइन करना टोटली रिलेटेड टू डिस्क्राइब स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। बहुत तरीका ढूंढा गया कौन न्यूक्लियस स्टेबल होगा, किससे ज्यादा स्टेबल होगा, कम होगा, इसका बहुत सारा टेक्निक ढूंढा गया, लेकिन ये सब टेक्निक इस सब के टर्म्स में ज्यादा आसान होता है ये डिसाइड करना कौन मोस्ट स्टेबल है, कौन लेस स्टेबल न्यूक्लियस है। करते हैं नेक्स्ट क्लास इसको।